Research elements. In today's lesson, we discuss about research elements. Four basic elements of this process of research process are defined and discussed here: concepts and constructs, measurement, variables, and scale. To conduct and understand empirical research, it is necessary to understand these elements. इस सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि रिसर्च एलिमेंट्स हैं क्या क्या और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है. फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट, construct, variables, and next measurement and scales. First of all, we are going to discuss about elements of research. Knowingly or unknowingly, we use different kind of concepts in our everyday conversations. Some of these concepts have been developed over time through our shared language, and sometimes we borrow concept from other disciplines or languages to explain a phenomena of interest. It means कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में कई कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, कई कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द आइडिया ऑफ ग्रेविटेशन borrowed from physics can be used in business to describe why people tend to gravitate to their preferred shopping destination. It's mean this is a concept of physics, but we also use in marketing. Likewise, the concept of distance can be referred to use as a degree of social separation between 2 points. For example, distance between A and B. Distance is a concept ना, कि वो जो है वो हमें क्या बता रहा है कि दो लेवल को बता रहा है. फॉर एग्जाम्पल, हम ये भी कहते हैं कि कॉन्सेप्ट इज़ अ टर्म दैट एन एक्सप्रेशन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या? एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक आइडिया है. फॉर्म कैसे किया गया? जनरलाइजेशन फ्रॉम द पर्टिकुलर इज फॉर्म बाय समराइजिंग रिलेटेड ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है. फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल अगर हम ऐड करना चाहें, अ रिसर्चर माइट ऑब्जर्व दैट अ पब्लिक स्पीकर बिकम रेस्टलेस, start to perspire, and continually fidget with pencil just before giving an address. So it means researchers summarize these observed pattern of behavior and label them speech and anxiety. यानी जब वो बात कर रहा है तो वो पेंसिल से क्या कर रहा है, उससे डिफरेंट जो है वो अपने पॉइंट को कोशिश कर रहा है समझाने की, उसकी मूवमेंट शो कर रहा है. तो इट्स मीन कि वो जो है वो इतनी पावर नहीं रखता कि वो अपने अल्फाज से जो है वो बताने की कोशिश करे, लेकिन उसको बोलने में भी कुछ जो है वो एंग्जाइटी फील हो रही है, तो हम उसको कहेंगे कि ये स्पीच एंग्जाइटी है. ठीक है, उस तरह से अगर हम ये भी कह सकते हैं, अगर और कंक्रीट लेवल पे लेके जाएं, ऑन मोर कंक्रीट लेवल द वर्ड टेबल, चेयर, जो आम फर्नीचर है, ठीक है, उसको हम क्या लेते हैं, उसको अगर हम कॉन्सेप्ट के तौर पे लेना चाहें तो क्या करेंगे कि ऑन अ मोर कंक्रीट लेवल द वर्ड टेबल इज़ अ कॉन्सेप्ट. कैसे टेबल का वर्ड कॉन्सेप्ट कैसे बता रहा है कि द वर्ड टेबल इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट रिप्रेजेंट अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट ranging from planks supported by concrete blocks to a piece of furniture and typically found in dining room. सब लोग जो है वो जानते हैं कि टेबल का माइंड में आते ही इज अ टाइप ऑफ फर्नीचर. ठीक है, इन मास मीडिया रिसर्च, मैसेज लेंथ, मीडिया यूजेज, readability are typically used as a concept. Likewise, the concept of distance. कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस मीन, डिस्टेंस के लफ्ज़ से हमारे माइंड में क्या आता है? पॉइंट 1 टू पॉइंट बी के दरमियान में जो गैप है उसको हम कहेंगे कि ए टू बी के दरमियान में इतना डिस्टेंस है. ठीक है, एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ सोशल सेपरेशन बिटवीन टू लाइकवाइज और टू अदरवाइज कलेक्टेड और को बनी, मतलब वो जो कोलोकेटेड जो इंडिविजुअल्स हैं
या लोकेटेड इंडिविजुअल हम कहेंगे, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे वो लोकेटेड हैं, उनकी लोकेशन ए पॉइंट पे है और एक की बी पॉइंट पे है, तो हम क्या कहेंगे कि इंडिविजुअल ए का डिस्टेंस है बी से इतना। तो डिस्टेंस का वर्ड ही हमें एक फासले की निशानदेही करवा रहा है, मीन 2 पॉइंट्स के साथ ही। तो ये कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है। So sometime we can create our own concept to describe a unique characteristic not described in prior research. For instance, टेक्नो स्ट्रेस की बात करते हैं तो वो क्या कॉन्सेप्ट है? टेक्नो स्ट्रेस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट रेफरिंग टू द मेंटल स्ट्रेस। जैसे ही बात आई कि हम किसी पूरे फिनोमेना को बताने की बजाय उसका मेन नेम लेते हैं और उसके बैकग्राउंड की हमें नॉलेज मिल जाती है, वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसी चीज़ का। टेक्नो स्ट्रेस का वर्ड आया, हमारे माइंड में ये आ जाना चाहिए कि टेक्नो स्ट्रेस मीन मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, मैं फेस व्हेन आस्क्ड टू लर्न अ न्यू टेक्नोलॉजी, ये उस वक्त फेस की जाती है जब किसी को कहा जाए कि वो नई टेक्नोलॉजी सीखे, बट वो सीख नहीं सकता। लाइक अगर हम PR स्पेशलिस्ट को कहेंगे कि और वो जो हैं वो अबव 60 to 70 हैं और अब हम कहें कि वो टेक्नोलॉजी से जो है वो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो जाएं जस्ट एज एन यंगस्टर्स, तो उनको जो स्ट्रेस काज होती है और मोस्टली होती है वो कहते हैं टेक्नो स्ट्रेस। इट मीन्स टू लर्न न्यू थिंग्स इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये टेक्नो स्ट्रेस है। ये वर्ड आएगा तो हमें इसका बैकग्राउंड पता चल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बेसिकली एक आइडिया बता रहा होता है कि वो उस आइडिया के साथ जुड़ी हुई तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल जाती है। ठीक है, उसी तरह कॉन्सेप्ट में आल्सो हैव प्रोग्रेसिव लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। कैसे कि some concept as a person weight are precise and objective, while other concepts such as personality may be more abstract and difficult to visualize. ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट जो हैं वो प्रोग्रेसिव लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं। किस तरह से कि एक कॉन्सेप्ट है, अगर हम बात करते हैं पर्सन के वेट की, कितना इजीली हम बता सकते हैं जी फलां पर्सन का वेट जो है वो हमारे पास 40 प्लस है या 60 प्लस है या 58 है या 68 है या 38 है या 51 है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम और इसके अंदर जाना चाहें, इसको और डिटेल में देखना चाहें, तो अगर हम देखते हैं कि पर्सनैलिटी इट्स मोर डिफ़िकल्ट। पर्सनैलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसकी फुल ऑन पर्सनैलिटी आ जाती है। ठीक है, जिसमें उसका बोलना, बात करना, बैठना, उठना, चाल चलन, अखलाक, उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत, तमाम चीज़ें अगर हम देखने लग जाएं तो इट्स डिफ़िकल्ट टू विजुअलाइज। सो उसके बाद हमने ये कहा कि जो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमारे पास बेसिकली वो आइडिया हैं। कॉन्सेप्ट हमारे पास बेसिकली क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हैं। ठीक है, जो कैसे फॉर्म किए जाते हैं? जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर, ये कॉन्सेप्ट हैं जिसमें हमने ग्रेविटेशन की बात की, डिस्टेंस की बात की, हमने टेक्नोस्ट्रेस की बात की, पर्सन वेट एक कॉन्सेप्ट है, पर्सनैलिटी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉन्स्ट्रक्ट की तरफ। अब कॉन्स्ट्रक्ट क्या है? A construct is a abstract concept. कॉन्सेप्ट तो है, ठीक है, एक आइडिया, और कॉन्स्ट्रक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज स्पेसिफिकली चूजन और क्रिएटेड, जो क्रिएट किया जाएगा। किस लिए? टू एक्सप्लेन अ गिवन फिनोमेना। इट्स टू इजी टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, और जो कंस्ट्रक्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। दोनों लिंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट। ठीक है, अ कंस्ट्रक्ट इज अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दैट इज स्पेसिफिकली चूजन और क्रिएटेड, जो कि चूज किया जाता है और क्रिएट किया जाता है। और जो कॉन्सेप्ट है
वो क्या है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है टू एक्सप्लेन द गिवन फिनोमेना। फॉर एग्जाम्पल देते हैं हम, a construct may be simple concept such as a person weight, ठीक है, or a combination of set of related concept as a person communication skill, which may consist of several underlying concepts such as a person vocabulary, syntax, spelling. तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें बता रही हैं कॉन्स्ट्रक्ट को। ओके, द फॉर्मर इंस्टेंस वेट इज यूनिडायमेंशनल कॉन्स्ट्रक्ट। वेट क्या है, यूनिडायमेंशनल कॉन्स्ट्रक्ट है, while the latter कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, हम वर्ड देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल एक, तो उसको वो मल्टी डायमेंशनल कॉन्स्ट्रक्ट है। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्ट कैसे बना, वो कॉन्सेप्ट से बना, ठीक है, क्योंकि उसने एक्सप्लेन करना था किसी चीज़ को। इट कंसिस्ट ऑफ द मल्टीपल अंडरलेइंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्ट्रक्ट एंड कॉन्सेप्ट आर क्लियर इन मल्टी डायमेंशनल कॉन्स्ट्रक्ट, where the higher order abstraction is called a construct and the lower order abstraction is called concept. That's it. Higher order abstraction is called construct and lower order abstraction is called concept. ठीक है. However, this distinction tend to blur in the case of unidimensional concept. ठीक है, थोड़ी सी confusion यहाँ पे हो जाती है जब हम कहते हैं कि यूनिडायमेंशनल है। यूनिडायमेंशनल यानी एक स्ट्रक्चर, एक एरिया को जो है वो, एक सिम को जो है वो स्टडी करने के बाद और डिटेल में देखते हैं। कंस्ट्रक्ट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च मस्ट हैव प्रिसाइज एंड क्लियर डेफिनेशंस दैट अदर कैन यूज टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स एंड व्हाट इट डजंट मीन। कॉन्स्ट्रक्ट क्या है हमारे पास कि वो क्लियर डेफिनेशंस होती हैं किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि उस कंस्ट्रक्ट की बिगिनिंग का ही मकसद ये था कि उसने चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, खोल के बताना है हमें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, प्रिसाइज और क्लियर होते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंट अ सीमिंगली सिंपल कॉन्स्ट्रक्ट सच एज इनकम, इनकम की बात करते हैं, में रेफर टू मंथली और एनुअली इनकम, या तो मंथली होगी या एनुअली इनकम होगी, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स इनकम होगी, पर्सनल और फैमिली इनकम होगी, इज देयरफॉर नीदर प्रिसाइज नॉर क्लियर। नेक्स्ट जाते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, डिक्शनरी डेफिनेशन एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन, दो तरह की डेफिनेशंस होती हैं इनकी। ठीक है, एक जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है डिक्शनरी डेफिनेशन और दूसरी कौन सी है, ऑपरेशनल डेफिनेशन। ठीक है, अब इन मोर फेमिलियर ये डिक्शनरी डेफिनेशन, अ कॉन्स्ट्रक्ट इज ऑफन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सिनोनिम। फॉर इंस्टेंस, एटीट्यूड मे बी डिफाइंड एज डिस्पोजिशन, अ फीलिंग और एन अफेक्ट, and affect in turn is defined as attitude. ठीक है, so such definition of circular nature are not particularly useful in scientific research for elaborating the meaning and content of that construct, right? और अगर हम definition और operational size पे जाएं तो operational definitions क्या होती हैं कि how they work। ऑपरेशनलाइजेशन का मतलब ही यही है कि उनको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे देखना। तो अगर हम उनकी प्रैक्टिकली ग्राउंड्स पे उनकी डेफिनेशन देखते हैं तो कॉन्स्ट्रक्ट को हाउ दे विल बी एम्पेरिकली मेजर्ड। फॉर इंस्टेंस, ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट, टेम्परेचर, whether we plan to measure temperature in Celsius, Fahrenheit, Kelvin scale. So construct क्या है, in terms of income should be defined in terms of whether we are interested in monthly or annually income, before tax income, after tax income, personal income, family income. One can imagine that constructs such as learning, personality, intelligence can be quite hard to define operationally. Right? अब construct A क्या है और construct B की तरफ जाते हैं। ठीक है,
थ्योरेटिकल एम्पेरिकल प्लान अगर हम रिसर्च का देखें तो वो हमें कुछ इस तरह से बता रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि कॉन्स्ट्रक्ट ए है, उसने कॉन्स्ट्रक्ट, उसकी प्रोपोजिशन हुई, कॉन्स्ट्रक्ट बी बना, उससे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और फिर हमारे पास कॉन्स्ट्रक्ट ए से भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन रहा है, ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. So this is a theoretical and empirical plan of research. In terms frequently used interchangeably with the construct is variable, right? So simply हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ठीक है. लाइक टेबल की बात की हमने कि हम जैसे ही टेबल का वर्ड आते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है कि एक प्लांक सपोर्टेड बाय वुडन ब्लॉक्स, ठीक है, इज़ अ टाइप ऑफ फर्नीचर. एकदम से लोग यही कहेंगे. और बैठने के लिए यूज़ होती है, इसके ऊपर चीज़ें रखने के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं. टेबल को वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, बट मकसद क्या है कि वो एक आइडिया बता रहा है. उसके साथ अगर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो वो कॉन्स्ट्रक्ट बनेगा. यानी डिफरेंट जब कॉन्सेप्ट मिलेंगे तो वो क्या होगा कि हमारे पास कॉन्स्ट्रक्ट क्या है, कॉन्स्ट्रक्ट जो है वो हमारे पास उसके 3 डिफरेंट हम करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि ये यूजली ब्रोकन डाउन इनटू द लोअर लेवल कॉन्सेप्ट. ये अगर ब्रोक कर इसको हम करेंगे तो लोअर लेवल कॉन्सेप्ट बनेगा. और इन अदर वर्ड्स अ कंस्ट्रक्शन और द कॉन्स्ट्रक्ट इज अ कम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट. ठीक है, क्या है कि कम्बिनेशन है कॉन्सेप्ट का. जैसे हम पहली बात कही कि इसको अगर हम ब्रोकन डाउन करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नोशन का है, ब्रोकन डाउन करेंगे तो क्या बनेंगे, कॉन्सेप्ट बनेंगे. तो इट्स मीन कि ये कम्बिनेशन किस चीज़ का है, कॉन्सेप्ट का है, ठीक है. एंड सेकेंड, बिकॉज ऑफ इट्स एब्स्ट्रैक्शन कॉन्स्ट्रक्ट यूजली कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड. इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ये जो है किससे बना हुआ है, कॉन्सेप्ट से बना हुआ है, ठीक है. पहले कॉन्सेप्ट आएगा वजूद में, फिर उसके बाद कॉन्स्ट्रक्ट जो है वो बनेगा. थर्ड, अगर हम इसका डिफरेंस देखें कॉन्सेप्ट से, तो कॉन्स्ट्रक्ट इज़ यूजली डिज़ाइन फॉर सम पर्टिकुलर रिसर्च पर्पसेस so that it exact meaning relate only to the context. ये जिस कॉन्टेक्स्ट की उसके ऊपर बनाया जाएगा, ये मीनिंग उसके साथ उस कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो जुड़ जाएंगे, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं इन्वॉल्वमेंट की. तो इन्वॉल्वमेंट में क्या है, डिफरेंट है. हर लेवल पे इन्वॉल्वमेंट का जो बेसिक थीम है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है. और ये इन्वॉल्वमेंट हम कहाँ कहाँ देख रहे होते हैं, ये वर्ड कहाँ पे ये देख रहे होते हैं, मैनी एडवर्टाइजिंग स्टडीज़ में देख रहे होते हैं कि पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट कितनी रही उस एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम के अंदर, या किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट जो है वो उस डिफरेंट इवेंट्स के अंदर कितनी रही. तो ये जो इन्वॉल्वमेंट का है वो बेसिकली क्या है, कॉन्स्ट्रक्ट है, ठीक है. यहाँ तक हो गया. अब कॉन्सेप्ट से और कॉन्स्ट्रक्ट से आगे इंटरलिंक्ड फिनोमेना हम देखते हैं, और वो है क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वेरिएबल. अब वेरिएबल क्या है, हम वेरिएबल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो काउंटर पार्ट होगा कॉन्स्ट्रक्ट का या कॉन्सेप्ट का, उसे वेरिएबल कहेंगे, ठीक है. वेरिएबल का मीन ये मतलब ये है कि वो काउंटर कर सकते हैं हम उसको, कम ज़्यादा, ठीक है. अब वेरिएबल्स क्या हैं, एम्पेरिकल काउंटर पार्ट है कॉन्स्ट्रक्ट का एंड कॉन्सेप्ट का, ठीक है. And variables are important because they link the empirical world with the theoretical world, and they are the phenomena and event that can be measured or manipulated in research, ठीक है. वेरिएबल जो है वो, इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, द वेरिएबल सेटिस्फेक्शन विद केबल टेलीविज़न प्रोग्राम की बात करते हैं. सेटिस्फेक्शन केबल टेलीविज़न प्रोग्राम, सो कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़. अ पर्सन कैन बी सेटिस्फाइड अ लॉट, अ लिटल और नॉट एट ऑल. सो रिफ्लेक्टिंग इन द एम्पेरिकल वर्ल्ड with the concept satisfaction with cable television program represent the theoretical world, ठीक है. ये चीज़ जो है ये हमें बता रही है वेरिएबल, ठीक है.
फिर हम बात करते हैं इनसे जुड़े हुए, हमने कहा कि एम्पेरिकली जो काउंटर पार्ट होगा, जो मैनिपुलेट हो सकेगा, जिसको जो कि वेरी करेगा, जिसको हम मेजर कर सकेंगे, वो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो वो क्या होता है, वो वेरिएबल होता है। सो etymologically speaking a variable is a quantity that can vary। जो वर्ड उसका इट्सेल्फ जो वर्ड है वो यही बता रहा है, वेरी। इट्स मीन वेरिएबल मीन क्वांटिटी। क्वांटिटी होगी तो वो ऊपर नीचे जाएगी ना, आगे पीछे होगी। तो इट्स मीन वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट कैन वेरी। फॉर एग्जांपल लो टू हाई, नेगेटिव टू पॉजिटिव एटसेट्रा। सो इन कॉन्ट्रास्ट टू कॉन्स्टेंट्स दैट डू नॉट वेरी। कॉन्स्टेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो वेरी नहीं करती, रिमेन कांस्टेंट रहती हैं। लेकिन जो वेरिएबल होते हैं वो लो हाई, प्लस माइनस, तो ये होते रहते हैं। हाउएवर इन साइंटिफिक रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो वेरिएबल इज़ अ मेजरेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट जब मेजरेबल में होगा, मेजरेबल क्वांटिटी में चला जाएगा तो वेरिएबल कहलाएगा। वैसे तो हम कहेंगे टेबल इज़ अ कंस्ट्रक्ट, बट वो वेरिएबल कब बनेगा, हम जब उसके साथ हम उसको मेजरेबल वे में लेके जाएंगे। ठीक है, तो वो जो है हमारे पास वेरिएबल बन जाएगा। एज एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज कंस्ट्रक्ट आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल। कंस्ट्रक्ट डायरेक्टली मेजरेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने बात की टेबल का कॉन्सेप्ट जो है वो टेबल किसी क्वांटिटी को जाहिर ही नहीं कर रही। हम कहेंगे बड़ी टेबल, छोटी टेबल, तो वो किसी क्वांटिटी को जाहिर करेगी ना, इटसेल्फ तो नहीं कर रही। फॉर इंस्टेंस आप पर्सन इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एज ऑफन मेजर एज हर IQ, ठीक है। सो विच इज इंडेक्स जनरेटेड फ्रॉम एनालिटिकल पैटर्न मैचिंग टेस्ट एडमिनिस्टर्ड टू पीपल। In this case, intelligence is a constant, IQ score is a variable। इंटेलिजेंस तो उसकी कांस्टेंट है, वो वहीं रहेगी। IQ स्कोर आगे पीछे जाएगा और वो जो स्कोर होगा वो बेसिकली वेरिएबल है। ठीक है, दैट मेजर द इंटेलिजेंस कांस्टेंट, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया कि वेरिएबल क्या चीज़ है, जो कि लो होगी, हाई होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, बट मेजरेबल होगी। उसको हम क्या करेंगे, मैनिपुलेट कर सकेंगे। ठीक है, और कॉन्स्ट्रक्ट जो है वो क्या है, इटसेल्फ अगर हम देखें कॉन्स्ट्रक्ट को तो वो क्या है, वो वेरिएबल नहीं है। लेकिन जब वो मेजरेबल हद में होगा तो हम कह सकेंगे कि वो वेरिएबल है। ठीक है, वेदर IQ स्कोर ट्रूली मेजर्स, ठीक है, IQ score truly measures one's intelligence is anyone's guess, though many believe they do not, and depending on whether how well it measures intelligence. The IQ score may be good or poor measure of intelligence construct। ठीक है, एक फिगर है जिसमें शो किया गया है किस तरह से साइंटिफिक रिसर्च प्रोसीड अलोंग टू प्लान्स। ठीक है, एक है हमारे पास थ्योरेटिकल प्लान और दूसरा है एम्पेरिकल प्लान। ठीक है, अब जो थ्योरेटिकल प्लान है उसमें हम देखते हैं वो उसमें क्या होता है, और जो थ्योरेटिकल है उसमें क्या होता है, और एम्पेरिकल में क्या होता है। कॉन्स्ट्रक्ट आर कंसेप्चुलाइज एट द थ्योरेटिकल, यानी एब्स्ट्रैक्ट प्लान के अंदर कॉन्स्ट्रक्ट जो है वो क्या होंगे, कंसेप्चुलाइज कर देते हैं हम चीज़ों को थ्योरेटिकल वे में। ठीक है, और वेरिएबल में क्या करेंगे, ऑपरेशनलाइज करेंगे, मेजर करेंगे वहाँ पे। ठीक है, यानी कॉन्स्ट्रक्ट में क्या करेंगे, हम थ्योरी लिखेंगे ना, सिर्फ सिंपली थ्योरी, और जब हम उनको ऑपरेशनलाइज करेंगे तो उस चीज़ ने, उस प्रोजेक्ट ने काम कैसे किया वो हमारे पास क्या होगा, और जो काम होगा वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो उसका वेरिएबल हो गया। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया है चीज़ें कि कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्ट प्लान है, और जो वेरिएबल हैं वो ऑपरेशनलाइज एंड मेजर एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशनल प्लान है। राइट, यहाँ पे क्लियर हो जाता है डिफरेंस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रक्ट का और वेरिएबल का। थिंकिंग लाइक अ रिसर्चर इम्प्लाइज द एबिलिटी टू मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन दीज टू प्लेन्स। ओके,
So depending on their intended use, variable may be classified as an independent and dependent, यानी moderating, mediating, control variables. यानी हम ये अगर मेजर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वेरिएबल्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करते हैं। उसके साथ साथ हमने ये बात की कि डिपेंडिंग ऑन देयर में इंटेंडेड यूज़ के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं, यूज़ के अकॉर्डिंग उनकी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, मॉडरेटिंग होते हैं, मेडिएटिंग होते हैं, कंट्रोल होते हैं। ये डिफरेंट काइंड्स हैं वेरिएबल्स की। अगर हम बात करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो सिस्टमेटिकली वैरिड होते हैं बाय द रिसर्चर, ठीक है। रिसर्चर उनको जो है वो कम ज़्यादा आगे पीछे जो है वो उनकी क्वालिटी को रख रहे होता है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं आर ऑब्जर्व्ड एंड देयर वैल्यूज आर प्रिज्यूम्ड टू डिपेंड ऑन द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की हमने बात की वो क्या की कि ये सिस्टमैटिकली वेरीड बाय द रिसर्चर एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर ऑब्जर्व्ड एंड देयर वैल्यूज प्रिज्यूम्ड ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहे होंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ व्हाट द रिसर्चर विशेस टू एक्सप्लेन। इंडिपेंडेंट कौन से हैं, जो कि रिसर्चर की विशेस के अकॉर्डिंग चल रही हैं, ठीक है। और डिपेंडेंट कौन से हैं, जो इंडिपेंडेंट पे जो है वो रखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट एक्सप्लेन अदर वेरिएबल्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्यों हैं, क्योंकि ये जो हैं ये रिसर्चर विशेस टू एक्सप्लेन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एन एज्यूम एन इन्वेस्टिगेटर intended to determine how the angle of camera shoot affect the audience perception of the credibility of television newscaster, ठीक है। टेलीविजन न्यूज़कास्टर की क्रेडिबिलिटी और उसके एंगल शूट से जानने की कोशिश कर रहा है रिसर्चर। तो 3 डिफरेंट वेरिएंट उसने लिए, ठीक है। 1 शूट फ्रॉम वेरी लो एंगल से उसने शूट किया, दूसरा जो है वो हाई एंगल से उसने शूट किया, थर्ड जो है वो उसने आई लेवल से जो वो शूट किया। तो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट आर रेंडमली असाइंड टू व्यू वन ऑफ 3 वर्जन, ठीक है। तो क्या हुआ इन दिस एक्सपेरिमेंट द कैमरा एंगल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो कैमरे के एंगल को चेंज कर सकता था ना रिसर्चर, ठीक है। उसने डिफरेंट लेवल से डिफरेंट डिस्टेंसेस से उसको शूट किया, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वो उस तक था कि उसने लो लेवल से शूट किया, फिर हाई लेवल से, फिर आई लेवल से शूट किया, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ क्योंकि वो रिसर्चर की विश थी वहाँ से उसको शूट करने की। So its values are systematically varied by the experimenter who select only 3 of the camera angle possible. और dependent variable क्या था? Dependent variable to be measured it's the perceived credibility of newscaster. ठीक है? If the researcher assumption is correct, the newscaster credibility will vary according to the camera angle. ठीक है? यहाँ पे क्या है, नोट दैट द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉट मैनिपुलेटेड, दे आर सिंपली ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो जाती है चीज़ें कि वेरिएबल दैट एक्सप्लेन अदर वेरिएबल्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड दोज दैट आर एक्सप्लेन बाय द अदर वेरिएबल्स, ठीक है, आर कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिसर्चर जो है वो इंक्रीज कम ज़्यादा कर सकता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल उस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज पे बेस करते हैं, ठीक है। Those that are explained by independent variables while also explain dependent variables are mediating variables. अब mediating variables कौन से होते हैं? Are intermediate variables and those influence the relationship between independent and dependent variable के जो relationship है उनको influence कर सकें तो moderating variables होते हैं। Example देते हैं। As an example, if we state that higher intelligence causes improved learning among students, किसी की higher intelligence level है तो improved level of learning होगा उस बच्चे का, ठीक है, क्योंकि उसका
जो इंटेलिजेंस लेवल है वो ज़्यादा है तो उसकी लर्निंग जो है वो इम्प्रूव लेवल पे होगी। एंड इंटेलिजेंस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल एंड लर्निंग जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो उस पर्सन पे डिपेंड करती है ना, वो कितना इंटेलिजेंट है, और उसकी लर्निंग किस पे डिपेंड कर रही है, उसने कितना सीखना है, कम सीखना है, ज़्यादा सीखना है, वो डिपेंड किस पे कर रही है, उसकी इंटेलिजेंस पे। तो इट्स मीन इंटेलिजेंस इटसेल्फ क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन क्या है, जो लर्निंग जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंटेलिजेंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बंदे के अंदर इतनी इंटेलिजेंस है कि वो जो है वो उसकी वजह से उसकी लर्निंग ज़्यादा कम हो रही है, तो लर्निंग क्या हुई, डिपेंड कर रही है उसकी इंटेलिजेंस पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सो देयर मे बी अदर एक्स्ट्रानियस वेरिएबल, ठीक है। एक्स्ट्रानियस वेरिएबल जो होते हैं वो क्या होते हैं कि pertinent to explaining a given dependent variable but may have some impact on dependent variables. These variables must be controlled for in a scientific study and therefore called controlled variables. इनको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अगर हम इसको पूरे के पूरे जितना भी आपने प्रोसेस पढ़ा है अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो हमारे पास सबसे पहली बात आती है जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो पर्सन की अपनी थी और वो क्या थी, इंटेलिजेंस थी, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थी, ठीक। उसके बाद मॉडरेटिंग ने क्या किया, मॉडरेटिंग वेरिएबल एफर्ट, उसने कोशिश भी की कि वो ये जान सके, एक मॉडरेटिंग वेरिएबल भी ऐड किया, बाहर से एक चीज़ ऐड की और वो थी एफर्ट, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एकेडमिक जो है वो अचीवमेंट हुई, उसने बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए, तो ये मेडिएटिंग वेरिएबल है, ठीक है। और उसके बाद मेडिएटिंग वेरिएबल, उसके मार्क्स अच्छे आए, उसने डिग्री अच्छी टाइम पे ले ली, तो उसने क्या किया, उसको एक अच्छी जॉब मिल गई, तो उसकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ गई, तो वो क्या थी, डिपेंडेंट वेरिएबल। लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। ये है नोमोलॉजिकल नेटवर्क ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट, ठीक है। किस तरह से हमने बात की कि इंटेलिजेंस है, एक पर्सन है वो खुद ज़हीन है, इसको एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं कि हमने पढ़े इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग, मेडिएटिंग एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल हमने एक पर्सन की ली कि एक शख्स है, उसका इंटेलिजेंस जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। वो इंटेलिजेंट उसकी अपनी है, उसका माइंड लेवल है, ठीक है, ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। वो चाहे वो उसकी डाइट की वजह से ठीक है या उसका हेरिडिटी की वजह से ठीक है, तो क्या है, इंटेलिजेंस है, ठीक है। इंटेलिजेंस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। अब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये रिसर्चर विशेस टू कंट्रोल, पर्सन है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। अगेन हम इसको देख लेते हैं, एक पर्सन इंटेलिजेंस की बात की कि वो इटसेल्फ है, ठीक है। एक कोई इंसान है वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, उसके अंदर वो जो है वो उस तक है ना कि वो किस वजह से, किन वजूहत की वजह पे जो है वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब उसके इंटेलिजेंट के ऊपर, ठीक है, उसकी अर्निंग डिपेंड कर, वो अर्निंग कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, तो वो उसकी होगी डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट क्या है, इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक पर्सन जो है वो इंटेलिजेंट है, वो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके ऊपर उसने जो है वो क्या किया, वो हार्ड वर्किंग भी है, उसने जो है वो ट्राई किया कि वो और बेहतर तरीके से उसने स्टडी अच्छी रखी, तो वो एफर्ट उसने पुट की, और जो एफर्ट पुट करता है, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्टर्ब करने की या अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए, जैसे भी डिस्टर्ब करने की जो वेरिएबल कोशिश कर रहा होता है, वो मॉडरेटिंग वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। मॉडरेटिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो इन दोनों के दरम्यान में जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट, एडिशन क्रिएट करने के, वो कुछ ना कुछ एडिशन जो है वो जस्ट लाइक अ कैटलिस्ट, ठीक है, काम कर रहे होते हैं, तो वो होते हैं मॉडरेटिंग। जो हमारे पास एफर्ट उसने ऐड की चीज़, एफर्ट, फिर उससे क्या हुआ,
जो एफर्ट ऐड की इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मॉडरेटिंग वेरिएबल्स की सूरत में एफर्ट जो है वो ऐड हुई, तो उससे क्या हुआ कि एकेडमिक अचीवमेंट हुई, उसने बहुत अच्छे ग्रेड लिए, उसने टाइम पे जो है अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, या उसने डिग्री जो है वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से ले ली, तो उसकी ये एकेडमिक अचीवमेंट हुई। तो ये जो चीज़ अचीवमेंट उसे मिली वो थी मीडिएटिंग वेरिएबल। ठीक है, ये मीडिएटिंग वेरिएबल क्या बना रहा है फिर आगे चल के, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी उसकी अर्निंग का कम या ज़्यादा होना उसकी इंटेलिजेंट पे बेस करता है, बट इंटेलिजेंट आगे फर्दर किसी चीज़ पे बेस नहीं करती। ठीक है, तो इंटेलिजेंट ये जो वेरिएबल है इंटेलिजेंट कम होगी, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये जो है अर्निंग पोटेंशियल भी इसकी कम हो जाएगी, और अगर इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी तो इट्स मीन अर्निंग पोटेंशियल भी ज़्यादा हो जाएगी। सो इट्स मीन डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम ज़्यादा कैसे होगा, इट्स रिसर्चर विशेस टू इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो ये इंसान के खुद तक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट की बात करें तो रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कम ज़्यादा करता है, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी क्वालिटी क्वांटिटी उसकी जो अफेक्टिवनेस होती है वो डिपेंड किस पे कर रही होती है, इंटेलिजेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। राइट, फिर हम बात करते हैं इनके बारे में। हमने क्या देखा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इंटेंडेड टू यूज वेरिएबल में बी क्लासिफाई इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटिंग एंड कंट्रोल वेरिएबल को स्टडी किया था। वेरिएबल्स दैट एक्सप्लेन अदर वेरिएबल्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और जो दोज एक्सप्लेन बाय अदर वेरिएबल्स आर कॉल्ड, ये जो हैं वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट एक्सप्लेन करते हैं दूसरे वेरिएबल्स को, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्सप्लेन किए जाते हैं दूसरे वेरिएबल से। राइट, डिफरेंस। सो दोज हु आर एक्सप्लेन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक्सप्लेन किए जाएं और इंटरमीडिएट करें चीज़ों के दरमियान में, वो मीडिएटिंग होंगे। और मॉडरेटिंग कौन से होंगे, जो इन्फ्लुएंस काज करेंगे। ठीक है, इन्फ्लुएंस जो काज करेंगे वो मॉडरेटिंग होंगे। जैसे हमारे पास क्या था, एफर्ट मॉडरेटिंग थी, इन्फ्लुएंस की ना इन्होंने, ऐड हुए। सो एज दिस एग्जांपल, हायर द इंटेलिजेंस कांस इम्प्रूव लर्निंग, among the student intelligence is dependent variable, learning is a dependent variable. There may be other extraneous variable that are not pertinent to explaining a given dependent variable but may have some impact on dependent variable. So these variables must be controlled for a scientific study and therefore called control variable. जो हमारे पास ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये कंट्रोल्ड होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास, हमने बात की कि एक्सट्रेनियस जो वेरिएबल्स की बात करें, जो बाहर वाले वेरिएबल्स जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, ये कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं उस प्रोसेस पे, उस प्रोजेक्ट पे, उस एक्सपेरिमेंट पे, उनको कंट्रोल किया जा सकता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को, तो इसलिए उन्हें कंट्रोल वेरिएबल्स भी कहते हैं। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है, एग्जाम्पल जो है वो फिगर 2.2, इफ बिलीव इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस एक्सप्लेन स्टूडेंट एकेडमिक अचीवमेंट, देन मेजर ऑफ इंटेलिजेंस IQ इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, while the measure of academic success, grade point average, is a dependent variable. Right, if we believe that the effect of intelligence on academic achievement also depend on the effort invested by the student in learning process between two equally intelligent student, ठीक है, the student who puts more effort achieve higher achievement, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा, और जिनकी एफर्ट जो होगी, फिर हमने ये भी बताया कि वो मॉडरेटिंग वेरिएबल है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस एज अ मॉडरेटिंग वेरिएबल, इफ एकेडमिक अचीवमेंट इज व्यूज एज इंटरमीडिएट स्टेप, हायर जो है वो अर्निंग पोटेंशियल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एकेडमिक अचीवमेंट एंड एकेडमिक अचीवमेंट बिकम द mediating variable and in the relationship between the intelligence and learning potential. Right, so hence variable are defined as independent, moderating, mediating variable based on their nature of association with each other. So the overall network of relationship between a set of related construct is called nomological network. तो ये तमाम चीज़ों का जो नेटवर्क होता है
इनके दरमियान में जुड़े हुआ जो इनके दरमियान में मौजूद रिलेशनशिप होता है, इन तमाम की तमाम चीज़ों को कौन सा नेटवर्क कहेंगे? नोमोलॉजिकल नेटवर्क। ठीक है। For example, thinking like a researcher requires not only being able to abstract construct from observation but also being able to mentally visualize a nomological network linking these abstract construct। ठीक है। तो ये नोमोलॉजिकल जो नेटवर्क ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट है वो बेसिकली इनके दरमियान में रिलेशनशिप बता रहा है। जब रिसर्चर जो है वो अपना जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखता है कि मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की अगर हम वैल्यू कम ज़्यादा करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ भी कम ज़्यादा होंगी। ठीक है। तो ये जो है, ये जो पूरे का पूरा इसका रिलेशनशिप है, इसको रिसर्चर ने क्या करना होता है? माइंड में रखना होता है। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट, कॉन्स्ट्रक्ट एंड वेरिएबल। यहाँ हमने तीन चीज़ें क्लियर की, कॉन्सेप्ट, कॉन्स्ट्रक्ट और वेरिएबल। कॉन्सेप्ट क्या था? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था। ठीक है। और उसके बाद हम कॉन्स्ट्रक्ट की तरफ गए। कॉन्स्ट्रक्ट क्या है? वो कम्बिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्ट है। फर्स्ट वाले की जब कम्बिनेशन होगी तो सेकंड वाला यानी कंस्ट्रक्ट बनेगा। और कंस्ट्रक्ट क्या है? और कॉन्सेप्ट के बाद जब कॉन्सेप्ट मेजरेबल फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे वो वेरी कर सकेगा, एक पॉइंट ऊपर नीचे, और उसको मैनिपुलेट कर सकेंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगा वेरिएबल। और वेरिएबल्स की फिर हमने एग्जांपल देखी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मॉडरेटिंग होता है, मेडिएटिंग होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। राइट। मेजरमेंट एंड लेवल ऑफ मेजरमेंट, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, स्केल विद एग्जांपल। अब जो सेकंड हमारा है, हमारे पास चीज़ है, फर्स्ट हमने देखना था एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च, फिर हमने देखा है उसी के अंदर कि कॉन्स्ट्रक्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वेरिएबल्स क्या हैं, फिर हम देख रहे हैं मेजरमेंट एंड लेवल ऑफ मेजरमेंट की तरफ जाते हैं। अगर हम ये देखें तो हमारे पास क्या है? नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट है, ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट है, इंटरवल है, रेशियो, स्केल्स हैं विद एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनल वेरिएबल, लेवल ऑफ मेजरमेंट में हमारे पास जाते हैं नॉमिनल। नॉमिनल मीन नेम्ड वेरिएबल, राइट। नॉमिनल, एन फॉर नेम, एन फॉर नॉमिनल, named variable. Nominal mean named variable. 2 is ordinal. O for order. O for order. So ordinal variable. Ordinal variable is order form. Name, nominal just name ज़ाहिर करेंगे, A log, B log, C log, D log. Ordinal variables mean order बताएंगे, first order, second order, third order. Interval, interval mean named plus order plus proportionate interval between variable. interval होगा दोनों variables के दरम्यान में. next is ratio. ratio is named plus order plus proposition interval between variables and can accommodate absolute zero. again इसको देख लेते हैं. नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है, ऑर्डिनल होता है, इंटरवल होता है और रेशो होता है. जो नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट है उसमें नेम्ड होते हैं. जस्ट नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट. ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट में क्या होगा? ऑर्डर्ड होंगे. इंटरवल की बात करते हैं तो नेम्ड प्लस ऑर्डर प्लस प्रोपोर्शनेट इंटरवल, ये हमारे पास इंटरवल होगा. और फिर रेशो, रेशो क्या है कि हमारे पास नेम भी, ऑर्डर भी, प्रोपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन द वेरिएबल कैन अकोमोडेट एब्सोल्यूट ज़ीरो पे चला जाएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा? रेशो होगा. फिर हम बात करते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट इन स्टैटिस्टिक्स एंड इन रिसर्च की बात करते हैं. तो बेसिकली मेजरमेंट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द स्टैटिस्टिकल फिगर्स. So to perform statistical analysis of data, it is important to first understand the variable and what should be measured using these variable. हम ये जानने की कोशिश करते हैं, एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास वेरिएबल क्या थे. There are different kinds of measurement in statistic and
डेटा मेजर्ड यूजिंग देम कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू क्वालिटेटिव डेटा होता है या क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव जस्ट उसकी क्वालिटी में फाइंड आउट करनी होती है, और क्वांटिटेटिव मीन उनकी क्वांटिटी देखनी होती है, ठीक है। 1 2 3 इतने किलोमीटर, इतने किलोग्राम, सो ये क्वांटिटी होती है। और क्वालिटी मीन अच्छाई बुराई की तरफ हम ले लें एग्जाम्पल। सो क्वालिटेटिव डेटा होता है या क्वांटिटेटिव डेटा होता है, ठीक है। अब हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे हमने जो पहले देखा वेरिएबल को, ठीक है। वेरिएबल क्या है हमारे पास? फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ वेरिएबल। A quantity whose value changes across the population and can be measured is called variable. वेरिएबल हमारे पास क्या था? वो चीज़ जिसकी वैल्यूज़ जो थी, जिसकी हम कह सकते हैं वैल्यू चेंज होती रही, तो वो हमारे पास क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। फॉर इंस्टेंस कंसिडर अ सैम्पल ऑफ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल। द वेरिएबल ऑफ दिस सेट ऑफ पॉपुलेशन कैन बी इंडस्ट्री भी हो सकती है, अच्छा लोकेशन है, जेंडर है, एज है, स्किल है, जॉब टाइप है। अगर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विल डिफर विद ईच, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, it is particularly impossible to calculate the average hourly rate of workers in US. So sample audience is randomly selected such it represent the longer population appropriately. Then the average hourly rate of this sample audience is calculated. So using statistical tests you can conclude the average hourly rate of larger population. So the level of measurement की आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम किसी चीज़ को जो है वो मेजर कर सकते हैं। या तो हम उसकी ऑर्डरली जो है वो मेजरमेंट कर लेंगे, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, या हम उसको क्या करेंगे, हम उसको नॉमिनल जस्ट नेम करेंगे। ए पर्सन का नाम हम कुछ रख लेते हैं, बी पर्सन का नाम कुछ रख लेते हैं, और सी पर्सन का नाम कुछ रख लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि इनके दरमियान में इंटरवल की बात करते हैं कि ए जो है वो इस ग्रेड पे है, ठीक है, बी जो है वो उस क्लास में है, सी जो है वो उस क्लास में है, तो ये इसकी ग्रेड बता देंगे। और रेशो मीन एब्सोल्यूट ज़ीरो रेशो, ठीक है। अब हम देखते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल डिसाइड द स्टैटिस्टिकल टेस्ट टाइप टू बी यूज्ड। क्या बता रहा है? लेवल ऑफ मेजरमेंट हमें ये बता रहा है कि वेरिएबल के ऊपर कौन सा टेस्ट लगाया जाए। सो मैथमेटिकल नेचर ऑफ वेरिएबल, इन अदर वर्ड्स हाउ अ वेरिएबल इज मेजर्ड, इज कंसिडर एज अ लेवल ऑफ मेजरमेंट। हमने क्या कहा कि लेवल ऑफ मेजरमेंट हमें क्या बता रही है कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट कौन से टाइप का होगा, ठीक है, उसकी मैथमेटिकल नेचर की बात हम कर रहे हैं। तो हमारे पास कौन सी चीज़ बता रही है? लेवल ऑफ मेजरमेंट। अब हम देखते हैं व्हाट आर नॉमिनल। हम जो है वो मेजरमेंट कैसे किसी चीज़ की कर सकते हैं? या तो हम उसको नेम कह देंगे जी, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, ठीक है, उनके कुछ नेम हैं, ठीक है। अब हम कह देते हैं जी ऑर्डिनल। हमने कहा कि ऑर्डर में रख देते हैं, छोटे बड़े हैं, उससे बड़े हैं, उससे बड़े हैं। इंटरवल है, हम क्या कहते हैं, इतने से इतने तक का, इतने से इतने तक का, इतने से इतने तक का। सो ये जो रेशो और रेशो स्केल मीन एब्सोल्यूट, ये लाइक केल्विन स्केल। सो नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड रेशो आर डिफाइंड एज द 4 फंडामेंटल लेवल ऑफ मेजरमेंट or scales that used to capture data in the form of survey, questionnaire, in each being a multiple choice question. हमने एक क्वेश्चनेयर बनाया, लोगों को दिया, तो हम क्या कर रहे हैं कि उसके ऊपर कि हम उसके जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम कहते हैं कि आपकी इनकम कितनी है। पर्सन ए का रिस्पॉन्ड था 40 to 60, ठीक है। ये कौन सा स्केल हो गया? ये हमारे पास 40 to 60, उसने एक इंटरवल बता दिया 40 से 60 तक। अगर हम कहेंगे कि आपने चूज़ करना है ऑप्शन ए, बी, सी, तो वो क्या होगा? जस्ट नेम देखने हैं जी, कौन सा फ्रूट किस सीज़न में होता है, ए, बी, सी, उसकी क्वांटिटी नहीं बनाई जा रही, ठीक है। तो वो हमारे पास होगा नॉमिनल, नाम जाहिर करना है। ऑर्डिनल मीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। सो
Nominal, ordinal, interval and ratio are defined as the four fundamental level of measurement that are used to capture data in the form of survey, questionnaire, each being a multiple choice question. So before we discuss all four level of measurement scale in detail with the example, let's have a quick brief look at what scale represent. ठीक है, दी स्केल रिप्रेजेंट क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक क्विक लुक डालते हैं. ठीक है, नॉमिनल स्केल. नॉमिनल का मतलब मैंने क्या बताया, नॉमिनल स्केल इज नेमिंग स्केल. नॉमिनल स्केल क्या है हमारे पास, नेमिंग स्केल है. ठीक है, वेर वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल तो एक चीज़ है ना जो कम ज़्यादा हो सकती है. तो नॉमिनल क्या है, उसको पैमाइश करने का तरीका है. तो नॉमिनल स्केल क्या हुए, नेमिंग स्केल हुए. ठीक है, वेरिएबल आर सिंपली नेम्ड आर लेबल विद नो स्पेसिफिक ऑर्डर. ऑर्डिनल स्केल की बात करते हैं. ऑर्डिनल स्केल हैज़ ऑल इट्स वेरिएबल इन स्पेसिफिक ऑर्डर बिहाइंड जस्ट नेमिंग. हम उसको ना सिर्फ नेम देंगे बल्कि उसने उसको एक ऑर्डर में प्लेस कर दिया. तो ये कौन से स्केल हुए, ऑर्डिनल स्केल हुए. फिर हम बात करते हैं इंटरवल की. इंटरवल स्केल्स ऑफर लेबल्स, ऑर्डर एज वेल एज स्पेसिफिक इंटरवल बिटवीन ईच ऑफ वेरिएबल ऑप्शंस. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वेरिएबल क्या है, हमारे पास ये इंटरवल हो गया. ऑर्डिनल की बात की तो ऑर्डिनल स्केल क्या थे, उन्होंने ऑर्डर बताया था. ठीक है, एक ऑर्डर की बात कर रहे थे. और जो नॉमिनल स्केल थे, नॉमिनल स्केल्स ने हमें क्या बताया है कि नॉमिनल स्केल्स जो हैं वो हमें किसी भी चीज़ के बारे में उसका मेन जो मेजर थिंग है उसके जस्ट नेम की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं. तो वो हमारे पास क्या हुए, ऑर्डिनल नॉमिनल स्केल हो गए. ठीक है, फिर हम बात करते हैं रेशियो स्केल की. रेशियो स्केल बेयर ऑल द करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरवल स्केल. इन एडिशन, उसमें इंटरवल स्केल की तमाम करेक्टरिस्टिक होंगे लेकिन एडिशनल एक करेक्टरिस्टिक होगा और वो होगा ट्रू एब्सोल्यूट ज़ीरो का. ठीक है, और ट्रू एब्सोल्यूट ज़ीरो का जो स्केल होगा वो हमारे पास होगा जी रेशियो स्केल. अगेन हम डिफाइन करते हैं, नॉमिनल स्केल क्या है, जस्ट किसी चीज़ को नेम देना. ऑर्डिनल स्केल क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर देना. ठीक है, उसके बाद इंटरवल स्केल. इंटरवल स्केल क्या है, लेबल भी देना, ऑर्डर भी देना और स्पेसिफिक इंटरवल भी देना. तो उसे हम कहेंगे कि वो इंटरवल स्केल है. फिर हम बात करते हैं रेशियो स्केल की. रेशियो स्केल क्या है, रेशियो स्केल्स बेयर ऑल द करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरवल स्केल. इन एडिशन टू दैट इट कैन आल्सो accommodate the value of 0 on any of variable. So it's a brief quick look, right? Here is some more on nominal, ordinal, interval ratio, 4 level of measurement in research and statistics. इसकी बात हम करते हैं नॉमिनल स्केल. फर्स्ट स्केल इज नॉमिनल स्केल, फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं. हमने किसी चीज़ को जो है वो मेजर करना है, नॉमिनल स्केल. नॉमिनल स्केल आल्सो कॉल्ड एज अ कैटेगोरिकली वेरिएबल स्केल. इट इज़ डिफाइंड स्केल यूज फॉर लेबलिंग वेरिएबल इनटू डिस्टिंक्ट क्लासिफिकेशन एंड डजंट इन्वॉल्व अ क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑर्डर. क्वांटिटेटिव नहीं बता रहा, जस्ट पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है. सो दिस स्केल इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल 4 वेरिएबल्स मेजरमेंट स्केल. Calculation done on these variable will be futile as there is no numerical value of the option, right? So there are cases where this scale is used for purpose of classification. The numbers associated with variables of these scales are only tags for categorization. ठीक है, डिवीजन क्या तो कैटेगराइजेशन के लिए या डिवीजन के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं. सो कैलकुलेशन डन ऑन दीज नंबर्स विल बी फर्टाइल एज दे हैव नो क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस, राइट. फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं. फॉर अ क्वेश्चन सच एज वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव. 1 suburbs, 2 city, 3 town. So nominal scale is often used as a research survey and questionnaire where only variable label किए जाएंगे और hold significance, यानी इस पे टिक कर दिया, इस पे टिक कर दिया, इस पे टिक कर दिया, कोई वैल्यू नहीं है, नाम है जस्ट, और हमने उस पे टिक कर दिया. फॉर इंस्टेंट अ कस्टमर सर्वे, ठीक है, आस्किंग विच ब्रांड ऑफ स्मार्टफोन डू यू प्रेफर. उसकी क्वालिटी क्वान्टिटी पे नहीं जा रहे. ठीक है, ऑप्शंस हैं एप्पल, सैमसंग, वन प्लस. टिक करना है किसी एक पे,
नेम है ना, तो नेमिंग मीन नॉमिनल, राइट। एन फॉर नॉमिनल, एन फॉर नेम, ठीक है। जस्ट नेम को टिक करना होगा तो नॉमिनल स्केल करेंगे। In this way, question only the name of the brands are significant for the research conducting consumer research. There is no need for any specific order for these brands. However, while capturing nominal data, researchers conduct analysis based on associated label, right? In the above example, when a survey respondents select Apple as their preferred brand, the data entered associated with one. So they help in quantifying and answering the final question. How many respondents select Apple? How many respondents select Samsung? ठीक है. So this is a fundamental of quantitative research and nominal scale is most fundamental research scale, right? अब हम बातें करते हैं इसके analysis की. There are two primary ways in which nominal scale can be collected. By asking open-ended question कर रहे होंगे हम अपने रिसर्च में, तो भी हम जो है वो नॉमिनल लेंगे, और अल्टरनेटिव टू कलेक्ट नॉमिनल डेटा इज इंक्लूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. जब हम टिक कर रहे होते हैं तो वो नॉमिनल डेटा होता है, राइट. इन बोथ केसेस द एनालिसिस ऑफ गैदर डेटा विल हैपन यूजिंग परसेंटेजेस और मोड. So the most common answer received for the question, it is possible for a single question to have more than one mode, and the possible for two common favorites can exist in target population, right. Next हम जाते हैं nominal scale के एग्जाम्पल की तरफ. तो nominal scale में क्या है, जेंडर की बात करते हैं जी. आप मेल हैं, फीमेल है, नाम देना है ना उसने. अब जेंडर का ये मतलब तो नहीं है कि जेंडर जो है वो 2 नंबर ले रहा है, फीमेल 2 नंबर ले रही है और मेल जो है वो 3 नंबर ले रहा है. तो जेंडर मीन नाम. सो जेंडर, पॉलिटिकल प्रेफरेंस, हम ए को वोट दे रहे हैं या बी वोट को दे रहे हैं, बी को वोट दे रहे हैं, राइट. नेक्स्ट हम प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कहाँ रहते हैं आप कहेंगे जी मैं कौन सी जगह पे रहता हूँ, ठीक है. किसी सिटी का, लाहौर में रहता हूँ, कराची में रहता हूँ, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, कहीं पे भी. तो दिस इज़ अ नॉमिनल स्केल. व्हाट इज़ योर जेंडर, मेल, फीमेल. व्हाट इज़ पॉलिटिकल प्रेफरेंस, इंडिपेंडेंट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन है. वेयर डू यू लिव, सबअर्ब्स में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं. नॉमिनल स्केल अगर SPSS में देखें तो इन SPSS you can specify the level of measurement at scale, numeric, data, interval, ratio scale, ordinal, nominal, ordinal can be better string, and alphanumeric scale string. Upon importing the data for the variable into SPSS input file, it take as a scale variable by default, since the data essentially constrain numeric values, so it is important to change it to either nominal, ordinal, keep as scale depending on the variable. नेक्स्ट हम जाते हैं ऑर्डिनल स्केल पे, ठीक है. पहले हमने क्या पढ़ा, नॉमिनल. ऑर्डिनल स्केल पे जाते हैं, ऑर्डर्ड. So ordinal scale is defined as a variable measurement scale used to simply depict the order of variable and not the difference between each of the variable. So these scales are generally used to depict non-mathematical ideas such as frequency, satisfaction, happiness, degree of pain, etc. So it is quite straightforward to remember the implementation of this scale as an ordinal sound similar to the order, which is exactly the purpose of scale, ठीक है. order. Ordinal scale maintain descriptional qualities along with the instincts order, but wide of the origin of scale, thus the distance between variable can't be calculated. Descriptional qualities indicate tagging properties similar to the nominal scale, in addition to which the ordinal scale can also be a relative position of variables. So origin of this scale is absent, due to which there is no fixed start or true zero. ऑर्डिनल स्केल की एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको क्लियर होता है ऑर्डिनल स्केल क्या है, ठीक है. ऑर्डिनल स्केल क्या है, स्टेटस एट वर्क प्लेस, ठीक है. स्टेटस क्या है वर्क प्लेस के अंदर आपका, आप कौन से रैंकिंग पे हैं, ठीक है. रैंक क्या है आपका, वो हमारे पास ऑर्डिनल स्केल है, ठीक है. किसी चीज़ की हम क्वालिटी देख रहे थे, किसी इंसान की हम देख लेते हैं जो फलां ऑर्गेनाइजेशन है वो उस पोस्ट पे है, वो ऑर्डिनल स्केल है, ठीक है. टूर्नामेंट टीम रैंकिंग, ठीक है. टूर्नामेंट हो रहा है और उसकी टीम रैंकिंग है, A टीम, B टीम, C टीम, ठीक है.
ये टीम हार गई, ये टीम जीत गई। ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है, अच्छा है, बुरा है। Order of agreement or satisfaction are some of the most common example of ordinal scale. So these scales are generally used in market research to gather and evaluate relative feedback about product satisfaction, changing perception about product, upgrade, etc. For example, semantic differential scale questions are: how satisfied are you with our services? कोई कंपनी है कि आप स्टे करते हैं, तो क्या करते हैं वो आपको एक क्वेश्चन दे रहे होते हैं कि आप हमारी सर्विसेज से कि खाना खाने जाते हैं, तो वो आपको एक क्वेश्चन है लास्ट में दे देते हैं, जी आप मेंशन करें आप हमारी सर्विसेज से कितना सेटिस्फाइड हैं, वेरी सेटिस्फाइड हैं, अनसेटिस्फाइड हैं, न्यूट्रल हैं, सेटिस्फाइड हैं, वेरी सेटिस्फाइड है। So here the order of variable is of prime importance, and so the variable is labeling very unsatisfied always be worse than unsatisfied, satisfied will be worse than very satisfied. So this is where the ordinal scale is step above nominal scale. So the order is relevant to the results, and so there is naming. Analyzing results based on the order along with the name become a convenient process for researcher. So if they intend to obtain more information than what they would collect using nominal scale, they can use the ordinal scale. This scale not only assign values to the variables but also measure the rank, ठीक है। सच एज ग्रेड में हम देख सकते हैं जी फलां ग्रेड पे है जी, अब सेटिस्फेक्शन हाईली सेटिस्फाइड है, लो सेटिस्फाइड है, ग्रेड बता रहे हैं ना। और उसके बाद हैप्पीनेस है, बोथ हैप्पीनेस जो है वो उसकी कम है ज़्यादा है वो बता सकते हैं। सो हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद आवर सर्विसेज, वेरी, अन, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, राइट। अब हम जाते हैं ऑर्डिनल डेटा एंड एनालिसिस की तरफ। Interval scale, third level of measurement. Interval scale is defined as numerical scale where the order of variable is known as well as the difference between these variables. So variable that have familiar, constant, computable differences are classified using the interval scale. It's easy to remember the primary role of this scale too. Interval indicate distance between two entities like first and second. It's mean वहाँ पे कोई ना कोई इंटरवल मौजूद है दो चीज़ों के दरमियान में। देयर इज़ अ डिस्टेंस ए टू बी पॉइंट के दरमियान में जब डिस्टेंस शो करना हो, जब कोई एक फेज शो करना हो, तो हम कहेंगे कि उनके दरमियान में जो है वो इंटरवल है, कोई इंटरवल है, तो वो जो मेजरमेंट कहलाती है उसे कहेंगे हम लोग इंटरवल स्केल, ठीक है। which is what interval scale help in achieving distance between two entities. So these scales are effective as they open door for the statistical analysis of provided data. Mean, median and mode can be used to calculate the central tendency in this scale. यहाँ पे mean, median और मोड का जो बताया गया है कि ये जो वैल्यूज़ फाइंड करने का तरीका है, मीन फाइंड करने का, मीडियन, मोड, ये जो है वो बेसिकली क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी है। इस स्केल के अंदर हम लोग मीन भी मालूम कर रहे होते हैं, मीडियन भी और मोड भी, ठीक है। ओनली ड्रॉबैक क्या है स्केल का कि ये स्केल जो है नो प्री डिसाइडेड स्टार्टिंग पॉइंट होती है या ट्रू ज़ीरो ना, या तो इसके दरम्यान में जो है वो प्री डिसाइडेड स्टार्टिंग पॉइंट नज़र आएगा ना जो है वो ट्रू वैल्यू जो है वो नज़र आएगी। सो इंटरवल स्केल कंटेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनल स्केल इन एडिशन टू विच इट ऑफर्स अ कैलकुलेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल। सो द मेन अगर हम करेक्टरिस्टिक देखें स्केल के तो हमारे पास जैसे हमने कहा कि डिफरेंस जो है वो कैसे हम देख सकेंगे बिटवीन ऑब्जेक्ट के। फॉर कांस्टेंट कंसिडर अ सेल्सियस फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल है 80 डिग्री इज़ ऑलवेज हाई देन द 50 डिग्री and the difference between these two temperature is same as the difference between 70 and 40 degree. Also the value of 0 is arbitrary because the negative value of temperature do exist, which make the Celsius Fahrenheit temperature scale a classic example of interval scale. So interval scale क्या है? Interval scale is often chosen as a research cases where the difference between the variable is mandate, which can't be
achieved using a nominal ordinal scale, and the interval scale quantify the difference between two variables, whereas the other two scales are solely capable of associating qualitative values with variables, right? So the mean और मीडियन हम मोस्टली जो है वो क्या कर रहे होते हैं, मीन एंड मीडियन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो दूसरे तमाम जो हमने नॉमिनल और ऑर्डिनल वैल्यूज़ पढ़ी थी उसमें हमने कोई ऐसी क्वांटिटी जो है वो मेजर नहीं की। ए में सिर्फ नाम दिए थे, बी में हमने उनकी कैटेगरीज दी थी, यहाँ पे हम लोग क्या है मीन और मीडियन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इन स्टैटिस्टिक interval scale is frequently used as numerical value, can not only be assigned to variable but calculation on the basis of those value that can be carried on. Nominal, ordinal और उसके बाद हम जो होते हैं इंटरवल पे हैं, ठीक है। सो इफ द इंटरवल स्केल्स आर अमेजिंग देन दे डू नॉट कैलकुलेट द ट्रू जीरो वैल्यू, विच इज़ वाई द नेक्स्ट स्केल कम टू द पिक्चर। इंटरवल स्केल एंड एनालिसिस की बात करें तो ऑल द टेक्निक अप्लाइबल टू द नॉमिनल ऑर्डिनल डेटा एनालिसिस अप्लाइबल टू इंटरवल स्केल। उसकी उन दोनों की जो वैल्यूज़ होती हैं उसी तरह जितनी भी हमारे पास जो टेक्निक्स हैं वो इस पर भी अप्लाई की जा सकती हैं। Apart from those techniques, there are few analysis such as descriptive analysis, correlation analysis, regression analysis। हम SPSS की टेस्ट कर रहे होते हैं जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव कर रहे होते हैं, कोरिलेशन एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल को दूसरे से रिलेट करके हम जो है वो एक का फॉर एग्जांपल इफेक्ट ऑफ टेलीविज़न व्यूइंग ऑन कंज्यूमर मेंटल हेल्थ, तो कोरिलेट जब हम कर रहे होते हैं तो भी हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंटरवल डेटा हम उसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज टर्म गिवन टू द एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा विच हेल्प टू डिस्क्राइब, डिपिक्ट, summarize data in meaningful manner and it help in the conclusion of mean, median and mode, ठीक है। इंटरवल स्केल की हम एग्जांपल देते हैं और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट आपके लिए। इंटरवल स्केल क्या होता है कि देयर आर सिचुएशन वेयर एटीट्यूड स्केल आर कंसिडर्ड टू बी इंटरवल स्केल, राइट। अब इसमें क्या है कि अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर स्केल देयर टाइम इज़ आल्सो वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ इंटरवल स्केल एज द वैल्यूज आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश, कॉन्स्टेंट, मेजरेबल। कैलेंडर ईयर्स की बात करें तो हमारे पास कौन सा स्केल यूज़ किया जा रहा है, इंटरवल स्केल, ठीक है। लिकर्ट स्केल है, नेट प्रोमीटर है, स्कोर है, सिमेटिक डिफरेंशियल स्केल है, बाइपोलर मैट्रिक्स हैं, टेबल्स एटसेट्रा हैं, ठीक है। ये इंटरवल स्केल की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सो फॉलोइंग क्वेश्चन फॉल अंडर द इंटरवल स्केल कैटेगरीज। व्हाट इज़ योर फैमिली इनकम? वो कहेगा जी 40 से 50,000 है, 50 से 60,000 है, 1 लाख से 2 लाख है। तो ये जो इंटरवल बीच में बताया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, ये इंटरवल है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन योर सिटी? हम कहेंगे जी 40 to 41, 30 to 30 डिग्री, 35 to 38 डिग्री, 25 डिग्री, 20 to 25 डिग्री। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंटरवल स्केल है, ठीक है। ये हमने क्या कहा कि जो इंटरवल स्केल की एग्जांपल्स हैं वो हमने क्या बताई कि फैमिली इनकम और टेम्परेचर सिटी, राइट। और अगर हम इसके बाद हम इंटरवल स्केल के बाद हम ऑर्डिनल डेटा की एग्जांपल्स देखते हैं तो हमारे पास क्या आती हैं ऑर्डिनल डेटा की एग्जांपल। ग्रेड्स क्या होते हैं? ए ग्रेड में है, बी ग्रेड में है, सी ग्रेड में है। सेटिस्फेक्शन हाईली सेटिस्फाइड है जो है वो लो सेटिस्फेक्शन है। हैप्पीनेस है वो लो हाई है, ठीक है। उसके बाद हम ये देख रहे होते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे पास ऑर्डिनल डेटा में होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ऑर्डिनल डेटा के अलावा हमने ये चीज़ें देखी ऊपर नॉमिनल में। नॉमिनल की एग्जांपल हमने क्या दी? जस्ट नेम, जेंडर, जिसमें कोई हाई लो की बात नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो वो जेंडर था, मेल थी या फीमेल थी। पॉलिटिकल प्रेफरेंस थी, इंडिपेंडेंट थी, डेमोक्रेटिक थी, रिपब्लिकन थी। प्लेस ऑफ रेजिडेंस हम कहते हैं गांव में है, शहर में है, कस्बे में है, देहात, कहाँ पे है, कोई हाई लो की बात नहीं है। आपने एक इंडिकेशन करनी है, ठीक है। तो वो कौन सा स्केल होगा? जस्ट इंडिकेट करने वाला जो स्केल होगा वो नॉमिनल होगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे थोड़ा ज़्यादा होने की, ठीक है, तो वो कौन सा स्केल होगा? वो होगा ऑर्डिनल स्केल होगा।
ठीक है। इंटरवल की बात करेंगे तो कोई उसमें भी कोई हाई लो की बात नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक दो चीज़ों के दरमियान में जो डिस्टेंस है, जो इंटरवल है, उसको जो डिसाइड करेगा स्केल, वो इंटरवल स्केल होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं रेशो स्केल की। ठीक है। रेशो स्केल इज़ अ फोर्थ लेवल ऑफ मेजरमेंट, और इसको हम रेशो स्केल क्यों कहते हैं? रेशो स्केल इज़ डिफाइंड एज अ वेरिएबल measurement scale that not only produce the order of variable but also make the difference between the variable known along with the information on the value of true zero। यहाँ पे इसकी क्वालिटी क्या बताई गई है कि इसके अंदर ट्रू ज़ीरो होती है। ठीक है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय assuming that the variable have an option for zero, so the difference between two variable is the same as there is a specific order between the options। ठीक है। So with the option of true zero, varied inferential and descriptive analysis technique can be applied to variable, in addition to the fact that the ratio scale does everything that a nominal, ordinal and interval scale can do. It can also establish the value of absolute zero। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो the best example of ratio scale are the weight and height। ठीक है। वेट हम क्या करते हैं, 0.00 से भी स्टार्ट होता है। ठीक है। वेट और हाइट की बात करते हैं। इन मार्केट रिसर्च की बात करें तो अ रेशो स्केल इज़ यूज टू कैलकुलेट मार्केट शेयर, एनुअल शेयर्स, प्राइस ऑफ अपकमिंग प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कंज्यूमर एटसेट्रा। Ratio scale provide the most detailed information as a researcher and statistician calculate the central tendency using statistical techniques such as mean, median, mode, such as geometric mean, the coefficient of variation, harmonic mean, and can also be used for this scale, right? Ratio scale accommodate the characteristic of three other variable measurements like labeling the variables, significance of order of variable, and calculatable difference between the variable, which are usually equidistant. So because of the existence of true zero value, the ratio scale doesn't have negative value. So to decide when to use a ratio scale, the researcher must observe whether the variable have all the characteristic of interval scale along with the presence of absolute value, right? Because of existence of true zero, ratio scale doesn't have a negative value। ठीक है। इसमें ट्रू ज़ीरो वैल्यू होती है तो इसलिए क्या होता है कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती। ठीक है। अगर ज़ीरो ज़ीरो जो वैल्यू होगी वो नहीं होगी तो उसके बाद उसकी -1, -2, -3 तो नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। तो डिसाइड व्हेन टू यूज़ अ रेशियो स्केल, द रिसर्चर मस्ट ऑब्जर्व वेदर द वेरिएबल हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरवल स्केल, इंटरवल स्केल की भी क्वालिटीज़ हों और उसके साथ साथ प्रेजेंस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू की भी क्वालिटी हो, तो वो कौन सा स्केल होगा, वो रेशियो स्केल होगा। ठीक है। मीन, मीडियन, मोड, इसके अंदर जो है वो कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड द रेशियो स्केल। ठीक है। डेटा एनालिसिस की बात करते हैं। डेटा एनालिसिस में रेशो डेटा एंड एनालिसिस की बात करते हैं। तो रेशो डेटा एंड एनालिसिस में हम देख रहे हैं कि एट अ फंडामेंटल लेवल रेशो स्केल डेटा इज क्वांटिटेटिव इन नेचर ड्यू टू विच इट क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक सच एज क्रॉस टेबुलेशन, conjoint etc can also be used for calculation of ratio data। Examples देखें तो the following question fall under the ratio scale category। What is your data current height? Less than 5 feet, 5 feet 1 inch, 5 feet 5 inches, 5 feet 6 inches, 6 feet, more than 6 feet। ये जो examples हैं ये ratio scale की हैं, right? And रेशो स्केल के अंदर क्या क्वालिटी उन्होंने बताई कि रेशो स्केल के अंदर हमने अभी डिस्कस किया कि रेशो स्केल में इंटरवल की भी सारी क्वालिटीज़ होंगी और उसके साथ साथ ट्रू ज़ीरो भी होगी। तो हाइट कैसे स्टार्ट होती है, लेस देन 5 फीट है, 5 फीट 1 इंच है, 5 फीट 5 इंचज़ हैं, एंड 5 फीट 6 इंचज़ हैं, 6 फीट है, मोर देन 6 फीट है, राइट। व्हाट इज़ योर वेट इन किलोग्राम्स? Less than 50 kilograms, 51 to 70 kilograms, 70 to 90 kilograms, 91 to 110 kilograms, 110 kilograms and more than 110 kilograms, right? यहाँ तक हो गया। समरी अगर हम देखें
तो समरी हमें क्या बता रही है, समरी लेवल ऑफ मेजरमेंट की हमारे पास जो समरी है वो हमें ये बता रही है कि जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है उसके अंदर हमने 4 जो है वो मेजरमेंट टेक्निक्स पढ़ी। द 4 डेटा मेजरमेंट स्केल पढ़े जो कि नॉमिनल थे, ऑर्डिनल थे, इंटरवल थे और रेशो थे। आर क्वाइट ऑफन डिस्कस इन एकेडमिक टीचिंग बिलो। इजी टू रिमेंबर चार्ट माइट हेल्प यू इन स्टैटिस्टिकल टेस्ट। कौन कौन से हैं? हमने कहा नॉमिनल, ऑर्डिनल और रेशो की बात की, ठीक है। इसमें क्या है कि द सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल एस्टैब्लिश, मीन, मीडियन, मोड की बात है। डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कैन इवेल्युएटेड, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है, मल्टीपल एंड डिवीजन है, एब्सोल्यूट ज़ीरो है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कहाँ कहाँ कौन सा टेस्ट जो है वो यूज़ किया, कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, तो ये हमें जो ग्राफ है ये शो कर रहा है। सो हमने आज क्या देखा, हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च को हमने स्टडी किया, ठीक है। मीन, मोड, मीडियन को स्टडी किया। उसके पहले हमने क्या किया, हमने रिसर्च एलिमेंट्स को स्टडी किया। फर्स्ट इज़ अ कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्ट, वेरिएबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को हमने देखा, ठीक है। उसके साथ साथ हमने ये देखा उसका नोमोलॉजिकल नेटवर्क ऑफ एलिमेंट्स देखा। मेजरमेंट एंड लेवल ऑफ मेजरमेंट्स देखे जिसमें नॉमिनल था, ऑर्डिनल था, रेशो, इंटरवल, रेशो, स्केल विद एग्जांपल्स थे, राइट। नॉमिनल नेम्ड ओनली, ऑर्डिनल नेम्ड एंड ऑर्डर ओनली, इंटरवल नेम, ऑर्डर, प्रोपोर्शनेट, इंटरवल बिटवीन द वेरिएबल एंड रेशो। रेशो जो है वो हमारे पास इन तमाम चीज़ों को जो इंटरवल के करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको लेते हुए ट्रू ज़ीरो का ऑप्शन भी रखेगा। तो ये था हमारे पास लेवल ऑफ मेजरमेंट और एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च को हमने जो है वो स्टडी किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। होप सो कि आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही होंगी, ठीक है। इसको जो है वो एक दफ़ा रिपीट करेंगे। तो हमने आज जो की पॉइंट डिस्कस किए उसमें हमने एलिमेंट्स को देखा जिसमें कॉन्स्ट्रक्ट था, कॉन्सेप्ट थे, कंस्ट्रक्ट था और वेरिएबल से, और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स देखे हमने। हमने देखा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, मेडिएटिंग वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल और उसके साथ मेडिटेटिंग वेरिएबल देखा। उसके बाद हमने लेवल ऑफ मेजरमेंट को देखा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल। थैंक यू सो मच।